सो व्यूअर्स, मॉर्निंग में शूट पे निकलने से पहले मेरे माइंड में एक थॉट आया जो कि काफी टाइम से है, बट अब जाके मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ। सो एक सिंपल मैथ समझते हैं और ये जानते हैं कि क्या जो अपनी एनसीआर की रियल एस्टेट मार्केट है ये ओवर प्राइस हो गई है या फिर अब इसकी गिनती अनअफोर्डेबल में होने लग गई है। इसे व्यूअर्स आप जो भी नाम देना चाहें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो एक मोटा मोटा एवरेज इनकम की बात करें, इवन अगर आप मोस्टली लोगों को देखेंगे एनसीआर में, तो उनकी इनकम ब्रैकेट पड़ता है 1 से 6 लाख, 7 लाख, मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 लाख तक का। तो जो 10% इनकम वाले लोग हैं वो जाते हैं 21 से 24, 26, 30 तक, मींस 20 से 30 के ब्रैकेट में, 20 से 30 लाख रुपए पर एनम। चलो हम एवरेज पकड़ लेते हैं 26 लाख रुपए। अब अगर बात करें 2011 के सेंसस की, तो गुड़गांव की जो पॉपुलेशन थी वो थी मोटी मोटी 9 लाख लोगों की, जो अब बढ़कर ऐसा प्रेडिक्ट किया जाता है कि लगभग 15 से 16 लाख लोग रह रहे हैं गुड़गांव में, जो कि शायद गलत है। ये शायद 20 लाख से भी ऊपर है, इवन उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो मोस्टली लोगों की इनकम है 6 से 7 लाख रुपए। अगर हम टॉप 10% की बात करें तो 26 के आसपास वो आ जाते हैं। 26 लाख रुपए उनकी एनुअल सीटीसी है, जो उनके हाथ में आ रहा है वो नहीं, सीटीसी की बात कर रहा हूं मैं। तो कट वट के अगर उनके पास 20 लाख के आसपास, 22 लाख के आसपास भी आ रहा है तो उनकी इनकम मान लेते हैं 20-22 लाख रुपए एवरेज। तो अब आगे वीडियो में हम बात करेंगे क्या ये लोग अफोर्ड कर सकते हैं जो आजकल हाउसिंग, जो आजकल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, रेजिडेंशियल आ रहे हैं, कमर्शियल आ रहे हैं। हम रेजिडेंशियल पे फोकस रखेंगे। तो व्यूअर्स अब हम फोकस करेंगे क्या ये लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं। ये जो अभी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए जा रहे हैं, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट आते जा रहे हैं एक के बाद एक, क्या ये अफोर्डेबिलिटी के अंदर हैं भी। और व्यूअर्स यहाँ मैं पूरे एनसीआर की मार्केट की बात कर रहा हूँ, मैं ना गुड़गांव की बात कर रहा हूँ, ना मैं नोएडा की बात कर रहा हूँ, ना मैं गाजियाबाद की बात कर रहा हूँ। मैं पूरे मेट्रो सिटीज, इवन मैं मुंबई की भी बात कर रहा हूँ इसमें, मैं इसमें दिल्ली की भी बात कर रहा हूँ, दिल्ली एनसीआर की भी बात कर रहा हूँ। तो मैं किसी भी एक मार्केट को नहीं कह रहा हूँ, मैं जनरली एक मेट्रो सिटी की बात कर रहा हूँ कि क्या अभी जो रियल एस्टेट मार्केट जिस तरह से बूम कर रहा है, क्या ये लिटरली बूम कर रहा है या ये ओवर वैल्यूड, ओवर प्राइस्ड हो चुका है। सो एक एवरेज फ्लैट की तो बात छोड़ ही दीजिए गुड़गांव के अंदर या नोएडा के अंदर, मैं लीस्ट रेट्स पे जाता हूँ। गुड़गांव की बात करते हैं तो गुड़गांव में 13,000 रुपए के आसपास जो लीस्ट प्राइस मिलता है अभी न्यू लॉन्चेस में, वो मिलता है आपको 13,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का। अगर इसमें 3 BHK 4 BHK की बात करें, क्योंकि आजकल यही साइजेस आ रहे हैं, 2 BHK बिल्डरों ने बनाने ही बंद कर दिए हैं, तो 3 BHK में भी अगर मैं एवरेज पकड़ लूँ 1500 स्क्वायर फीट का साइज 13,000 के रेट पे, तो ये आपका आता है मोटा मोटा 1,95,00,000 का सिर्फ आपका बेस प्राइस, जिसमें अभी कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। मींस 1,95,00,000 में सिर्फ बेस प्राइस है। फिर इसमें आपका एक्स्ट्रा चार्जेस मिला के पार्किंग के चार्जेस, आपके क्लब हाउस के चार्जेस, आपके पीएलसी, आपका व्यू पीएलसी, आपका फ्लोर पीएलसी, आपका बैकअप चार्जेस, आपका XYZ अलग अलग चार्जेस मिला के उस पर फिर अगर अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन में बिल्डर को भी एक फायदा होता है कि वो रोटेट कर पाता है अपना मनी। तो अब अंडर कंस्ट्रक्शन में कोई चीज बिक रही है तो उस पर GST भी लगेगा। तो ये सारे चार्जेस मिलाते हुए, टैक्सेस वगैरह मिलाते हुए ये ब्रैकेट चले जाता है 1,95,00,000 से भी और ऊपर 20 से 25 से 30 लाख तक भी, जिसमें आपको रियल्टर भी सामने से कुछ डिस्काउंट देता है, जिसमें आपको बिल्डर भी कुछ डिस्काउंट देता है। तो ये मोटा मोटा आपका कम से कम भी 15 से 20 लाख रुपए ऊपर जाता है। कई बार डिस्काउंट देने के बाद आपको 10-15 लाख ही ऊपर पड़ता है, तो वो एक बेस्ट डील मिल जाती है आपको। बट ये चला जाता है मोटा मोटा 1,95,00,000 का प्राइस 2,25,00,000 के आसपास। और इसमें रीसेल और पुराने जो प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं 8-8, 10-10 साल, उनकी वैल्यू हम काउंट नहीं कर रहे हैं, जो आपको 1.5 करोड़ के आसपास भी मिल जाते हैं कुछ बहुत ही पुराने प्रोजेक्ट्स, तो हम उसे काउंट नहीं करेंगे। जो हम नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं उस पर बात करने वाले हैं, और इसे भी हम कंपेयर करने वाले हैं जो टॉप 10% है, जो 26 लाख के आसपास कमा रहे हैं, उनकी बात करने वाले हैं इसमें हम कि क्या वो लोग इसे अफोर्ड कर पाएंगे। और मैं लिटरली बताऊं, जो आजकल 10-15 लाख भी कमा रहे हैं वो भी 2, 2.5, 3 करोड़ के फ्लैट ले रहे हैं क्योंकि मजबूरी है। तो जो 26-30 वाला बंदा है, जो 26-30 लाख रुपए कमा रहा है, वो फिर और ऊपर उठना चाहता है, क्योंकि आजकल लोगों को दिखाना भी तो है। क्योंकि आजकल थोड़ा सा ये हो गया है कि लोग वैल्यू नहीं देखते, बस वो ये देखते हैं कि मुझे सामने वाले से ऊपर उठना है, मुझे ऊपर दिखना है, और वो इस चक्कर में एक कॉम्पिटिशन के पार्ट बन जाते हैं, जो कि इन प्राइजेस को ओवर वैल्यूड बना रहा है। तो हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए 26 लाख की जगह 25 लाख को रखते हैं सीटीसी, या फिर 25 लाख को लेते हैं इनकम ही। तो अगर साल के आपके पास 25 लाख रुपए भी आ रहे हैं, तो आपको 2.25 करोड़ का फ्लैट लेने में मोटा मोटा 10 साल लगने वाला है। वो भी जब आप कोई भी इसमें EMI नहीं करते, कोई भी आप इंटरेस्ट नहीं भरते, तब जाके आपको 10 साल की इनकम पूरी, कोई खर्चा नहीं उसमें, कोई इधर उधर की कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं है इसमें, कोई भी आपकी जिम्मेदारियों वाले खर्चे नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप अगर इसको पूरी तरह से एक्सपेंस सिर्फ अपना रियल एस्टेट पे रखेंगे
तब जाके आप 10 साल की इनकम लगाने के बाद एक 2.25 करोड़ का फ्लैट ले पाएंगे। सो कंक्लूजन इज दैट इवन अफोर्डेबल हाउसिंग इज ऑल्सो नॉट एट ऑल अफोर्डेबल इन NCR मार्केट। और सिर्फ NCR मार्केट ही नहीं, सारी ही मेट्रो सिटीज का यही हाल है। आप कहीं भी चले जाइए, आपको हाउसिंग अफोर्डेबल नहीं मिल रही है आजकल। और ये लिटरली एक प्रॉब्लम है जिसको जानते सब हैं बट एड्रेस नहीं कर रहे। जो इस फील्ड के हैं वो इसलिए एड्रेस नहीं कर रहे कि उनका बिजनेस हैम्पर ना हो। जो इस फील्ड के बाहर हैं उनका इस पे बस ही नहीं चलता, वो करें तो करे क्या। सो अगर कोई अपनी 30 से 35 साल के करियर की ज़िंदगी में अगर 10 से 15 से 20 साल सिर्फ और सिर्फ अपने लिए एक घर बनाने में ही अपनी पूरी इनकम डाल दे रहा है, तो वो क्या ही कर रहा है अपनी ज़िंदगी में। सो क्या आपको ये नहीं लगता कि कुछ तो गलत हो रहा है कि एक इंसान की 15-20 साल की कमाई सिर्फ और सिर्फ टोटल कमाई, अगर वो एक ढंग के 5-6 करोड़ के प्रोजेक्ट में चला जाता है तो एक टोटल 12-15-20 साल की कमाई पूरी एक सिर्फ एक फ्लैट लेने में उसकी चली जाती है। सो व्यूअर्स, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं कि क्या आपको ये बात सही लगती है या नहीं कि मार्केट ओवर प्राइस या ओवर वैल्यूड चल रही है और अनअफोर्डेबल हो चुकी है। अभी कई लोग कमेंट सेक्शन में ये बोलने आएंगे कि आप न्यूयॉर्क की मार्केट को देखो, आप सिंगापुर की मार्केट को देखो, आप दुबई की मार्केट को देखो, कितनी फ्लरिश हो रही है। अरे तुम दुबई की मार्केट देख रहे हो, दुबई की कंडीशन भी तो देखो, उनकी सरकार ने कितनी अच्छी तरह से मेंटेन किया है। उनके फ्लैट, उनके 100 करोड़ के फ्लैट के बाहर नदी सी व्यू नहीं बना के देती सरकार। यहाँ पे आपको 100 करोड़ के बाहर सरकार आर्टिफिशियल सी व्यू भी देती है। उनके 5 करोड़, उनके 10 करोड़ के फ्लैट के बाहर रोड पे गड्ढे नहीं होते हैं, गंदगी नहीं होती है, चीज़ें मेंटेन्ड है, सिक्योर्ड है उनकी कंट्री। यहाँ पे हर चीज़ हैम्पर्ड है, उसके बाद इतने ज़्यादा प्राइस हैं। अगर चीज़ें ठीक कर दी गई सरकार की तरफ से तब तो शायद ये 5-10 करोड़ के फ्लैट आगे जाके 40-50 करोड़ में भी शायद बिक रहे होंगे, अगर इसी तरह से मार्केट चलती रही तो, और जिसमें वैल्यू नहीं है। सो अभी प्रॉब्लम तो हमने एड्रेस करी, अब बात कर लेते हैं इसके सॉल्यूशन की जो हम अपने एंड पे कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात जिंदगी में ये सीखनी बहुत ज़रूरी है हर एक इंसान को कि उड़ना नहीं चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए मेरी इनकम क्या है, मुझे वहाँ पे कैसे कैसे अपना जो बजट है वो एलोकेट करना है। मनी मैनेजमेंट सीखनी बहुत ज़रूरी है, जो आजकल के 99.9% यूथ को नहीं आती है। और इवन मेरे अगर व्यूअर्स की बात करें तो जनरली 98% व्यूअर्स जो ब्रैकेट आता है एज ग्रुप का, वो आता है मेरे चैनल पे 35 से 45 साल का। मुझे पता है वो एक्सपीरियंस लोग हैं, वो ये चीज़ें समझते हैं कि क्या चीज़ वैल्यू वाली है, क्या चीज़ वैल्यू वाली नहीं है। बट हमारी रियल एस्टेट मार्केट में सपने इतने बड़े बड़े दिखाए जाते हैं कि आजकल लोग बस होड़ में आ गए हैं कि उन्होंने इतना प्रीमियम कमा लिया, हम भी कमा लेंगे। इस चक्कर में वो सही गलत देख ही नहीं पा रहे हैं कि चीज़ें ओवर वैल्यूड, ओवर प्राइस्ड हो गई है। वरना घर लेने का सपना अगर आपने पूरा किया तो और जितने सपने हैं वो आप नहीं जी पाएंगे। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक सही डिसीज़न, एक सही रियल्टर के साथ लेना। सो जिस भी रियल्टर को आप चुनते हैं उनसे पहले ये बातें डिस्कस करिए और उनसे ये जानिए कि क्या वो आपके लिए एक सही प्रोडक्ट आपको सजेस्ट कर पा रहे हैं, और उसके बाद उनसे पूछिए वाई। अगर उन्होंने कोई चीज़ सजेस्ट करी है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, उन्होंने क्या जजमेंट करी है आपकी इनकम के अकॉर्डिंग, आपके एक्सपेंस के अकॉर्डिंग। मान लीजिए आपकी अभी शादी नहीं हुई है तो आगे जाके शादी के बाद भी खर्चे लगभग 1.5 गुना तो हो ही जाते हैं, बच्चों के बाद 2 से 2.5 गुना भी हो जाते हैं, पेरेंट्स की जिम्मेदारी भी तब तक आ ही जाती है। और इन सब खर्चों के साथ आप एक असेट नहीं, आप अपने लिए एक टेंशन बना लें और फ्रस्ट्रेशन में जिए। उससे बेहतर है कि फिर आप रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग में ना ही पड़े। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, ये इंडस्ट्री, ये मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो रंग से राजा बना सकती है। बट आपको चाहिए एक सही रियल्टर का साथ। साथ ही में आपको अपना दिमाग भी खुला रखना है। रियल्टर अपनी तरफ से आपको बेस्ट हर कोई देने की कोशिश कर रहा है, बट आपको अपना दिमाग भी खुला रखना है कि आपकी इनकम क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपके खर्चे क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। और व्यूअर्स, जो भी आपको इसका बेस्ट रिप्लाई दे पाए आप उसके साथ स्टिक हो जाइए। आप रियल्टर्स बार बार चेंज मत करिए, आप अपना एक रियल्टर रखिए और उस पर स्टिक रहिए। उसके कई फायदे हैं जो हम अभी आगे बात करेंगे। तो एक रियल्टर चुनना क्यों ज़रूरी है, आपने देखा होगा हमारी पुराने टाइम में हमारी फैमिलीज़ में एक सुनार हुआ करता था जो पूरी फैमिली का, इवन रिलेटिव्स तक का, इवन फ्रेंड सर्कल में भी वही सुनार सबके लिए ज्वेलरीज बनाता था और इन्वेस्टमेंट बताया करता था। सो व्यूअर्स, पुराने लोग बहुत ही समझदार हुआ करते थे और
अब वो समझदारी इस जनरेशन में नहीं रह गई। इवन जनरेशन को देखते हुए जो पुराने लोग भी हैं, कुछ जो 35, 40, 45 के भी ब्रैकेट में आते हैं, वो भी अब देखा देखी में सिर्फ चमकती चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। चाहे वो प्रोडक्ट है, चाहे वो इंसान है, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, तराशनी पड़ती है। हर चीज़ एफर्ट मांगती है, हर चीज़ आपका दिमाग मांगती है। आपको भगवान ने खुद का दिमाग दिया है, कोई भी इंसान छोटा बड़ा नहीं होता। हर किसी को नॉलेज हो सकती है, बस डिपेंड आप पे करता है कि आप अपने पैसों की वैल्यू कितनी करते हैं और आप किसके ऊपर वो रिस्क ले रहे हैं। रिस्क हमेशा उस चीज़ को बोली जाती है जब आप एक कैलकुलेशंस नहीं करते। कैलकुलेटिव रिस्क नहीं होता है, वो होता है इन्वेस्टमेंट आइडिया, इन्वेस्टमेंट टिप और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। तो व्यूअर्स, जब गोल्ड के लिए हमारे पास हमारी फैमिलीज़ में एक सुनार हुआ करता था जो कि कुछ लैक्स की ही इन्वेस्टमेंट हुआ करती थी, इवन कुछ हज़ारों में भी बहुत अच्छा खासा गोल्ड आ जाता था एक टाइम पे। अब जहाँ करोड़ों के प्रोडक्ट बिक रहे हैं रियल एस्टेट में, जो कि रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ है, मैंने इससे पहले भी बताया, रियल एस्टेट को अगर आपने समझ लिया, आप गोल्ड वगैरह तो भूल जाइए, ये चीज़ आपको कभी धोखा नहीं देगी अगर आपने सही जगह इन्वेस्ट कर दिया। और इवन धोखा तो छोड़िए, आपकी लेगेसी आ जाएगी, आपकी पूरी फैमिली ये मान लीजिए रंग से राजा बनेगी। कुछ करने की नीड नहीं पड़ेगी। रियल एस्टेट में इतना पैसा है, इतनी ज़्यादा ताकत है, बट इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको इन्वेस्ट कहाँ पे करना है। और इवन रियल एस्टेट मार्केट ने हमेशा से अपने आप को प्रूव किया है कि कितनी वैल्यूएबल चीज़ या कितनी वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट ये हो सकती है। और मेट्रो सिटीज़ में तो ये ग्रोथ बहुत अच्छी खासी देखने को मिली है पिछले कुछ सालों में, क्योंकि हाँ, लोग जागरूक हुए हैं, उन्हें ये समझ में आया है कि एक छोटी एज में एक छत होना, एक लैंड होना अपना बहुत ज़रूरी है। बट उन्हें शायद अभी तक भी ये चीज़ नहीं समझ में आई है कि इन्वेस्ट करना क्या है। उन्हें ये तो समझ में आ गया कि इन्वेस्ट करना है रियल एस्टेट में, बट प्रोडक्ट चुनना कैसे है, इवन उससे पहले रियल्टर चुनना कैसे है, कि किसके साथ आप जाएं। अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रोडक्ट देख लेते हैं किसी रियल्टर का, किसी के चैनल पे देख लिया, कहीं पे ऐड देख लिया, और वो डायरेक्ट जाते हैं डेवलपर के पास। डेवलपर के पास जाना गलत नहीं है, डेवलपर के पास आप जाइए, बट आपको रियल्टर जो चीज़ नॉलेज दे सकता है, जितना आपको प्रिसाइज नॉलेज और जितना अच्छा कंपैरिजन आपको रियल्टर दे पाएगा, उतना कंपैरिजन, इवन कंपैरिजन तो रियल्टर कभी करता ही नहीं है। और अगर करता भी है तो हमेशा, आपने कभी हलवाई को, किसी भी हलवाई को अपनी मिठाई को गलत बोलते हुए सुना है? वही चीज़ हर जगह है। एक सही रियल्टर ही है जो आपको हर चीज़ कंपेयर करते हुए आपको बेस्ट चीज़ का आइडिया, बेस्ट इन्वेस्टमेंट का आइडिया दे सकता है। सो आपको एक रियल्टर चुनना बहुत ज़रूरी है जिससे कि वो आपके टच में रहे, आप उसके टच में रहें, और वो आपको टाइम टू टाइम अपडेट भी करता रहे। इवन आपके बारे में वो काफ़ी चीज़ें फाइनेंशियली जानता हो कि आपकी क्या नीड है, आपकी क्या इनकम है, आप किस तरह से आगे सोच रहे हैं फ्यूचर, आपको क्या ग्रोथ चाहिए। आप अगर रिटायरमेंट अगला प्लान कर रहे हैं तो आप किस तरह से उसको प्लान कर सकते हैं कि आप फाइनेंशियली फ्री भी हो सकें। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको एक रियल्टर चुन के उससे अटैच रहना है, ताकि वो समय के साथ आपसे अटैच्ड हो जाए, आपकी चीज़ें समझने लग जाए, आपको जानने लग जाए। तो इससे आपका फ़ायदा क्या होगा, जो मैंने अभी कुछ मिनट्स पहले आपको कहा था कि इसमें आपका ही फ़ायदा है। तो व्यूअर्स, इसमें फ़ायदा ये है कि रियल्टर्स के पास भी काफ़ी बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं जो वो हर किसी को तो नहीं दे पाते। कई बार फ्यू इन्वेंट्रीज़ होती हैं, कई बार प्री लॉन्च में कुछ ऐसे ऑफर निकलते हैं जो कुछ ही इन्वेंट्रीज़ के लिए होते हैं या कुछ ही टाइम के लिए होते हैं। तो जो उनके टच में रहता है वो चीज़ें उन तक पहुंच जाती हैं और लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाते हैं। तो आप जिसके साथ भी जुड़े हुए हैं, आप वहाँ पे जुड़े रहिए, बट उनसे एक पर्सनल टच बना के रखिए, उनसे कांटेक्ट बना के रखिए। आप टाइम टू टाइम उनसे बात करते रहिए कि कोई अपॉर्चुनिटी है तो मुझे बताओ। बेशक से अभी आपका बजट ना हो, बट आप जब टच में रहेंगे तो XYZ कंडीशन में आपके पास, मान लीजिए अचानक से ही बजट बना, तो आपके पास एक ऐसा रियल्टर है जो आपके टच में है, जो आपके पर्सनल टच में है, वो भी आपका रिगार्ड रखता है, आप उसका रिगार्ड रखते हैं, तो वो आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ देने की पूरी कोशिश करता रहेगा आगे भी। सो व्यूअर्स, इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं ख़त्म अभी के लिए। बट ये टॉपिक नहीं ख़त्म हुआ है, और इवन गुड़गांव ही नहीं, नोएडा भी कहीं हद तक महंगा हो चुका है। अफोर्डेबिलिटी के अंदर तो वहाँ पे भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हो रहे हैं। और इसमें मैं लिटरली बताऊँ, इसमें बिल्डर की भी गलती नहीं है। आप अगर किसी बिल्डर को जानते हैं, इवन हमने तो खुद भी कंस्ट्रक्शन करी हुई है, अगर आप एक नॉर्मल कोई बिल्डिंग बनाने भी जाते हैं, आप बिल्डर फ्लोर्स भी अगर बनाते हैं, मल्टीपल बिल्डर फ्लोर्स भी बनाते हैं, आपको पता होगा कि कितना ज़्यादा, अगर आप एक ईंट भी रखने जाते हैं सड़क पे
तो आपके पास 10 जगह से 10 लोग आ जाते हैं अपना अपना कट मारने। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। आजकल बिल्डर भी चाहते हैं कि वो अफोर्डेबल यूनिट निकाले, बट उन पे इतने ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन ला दिए गए हैं और उसके बाद हर चीज़ के लिए उन्हें पैसे देने ही पड़ते हैं। ये सच्चाई है इंडिया की। तो अगर हर चीज़ की परमिशन और हर चीज़ को पास करने के लिए अगर बिल्डर को पैसे देने पड़ेंगे तो वो पैसे कहाँ से निकलेंगे? एट द एंड वो निकलेंगे इन्वेस्टर्स और एंड यूज़र्स की जेब से ही। तो बिल्डर भी इसमें पूरी तरह से गलत नहीं है, बट इस पे बिल्डर्स को, सरकार को एक साथ बैठ के कुछ इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए, तभी जाके कुछ चेंज आ पाएगा, पॉजिटिव चेंज आ पाएगा। नहीं तो ये मार्केट ऐसी भागती रहेगी और एक टाइम आएगा कि आपके ही बच्चे बोलेंगे कि हमारे पेरेंट्स ने या फिर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने तो प्रॉपर्टी बना दी, हम तो उसी पे ही जी रहे हैं। उसके बाद अब हिम्मत ही नहीं पड़ी कि हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर पाएँ। तो ये फ्यूचर अगर आप नहीं चाहते तो इसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं और इस पे मेरा सपोर्ट कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करके, इस वीडियो को शेयर करके, इस वीडियो पे कमेंट करके, अगर आप ये मानते हैं कि चीज़ें ओवर प्राइज्ड है तो आप #overpriced या ओवरप्राइज्ड NCR मार्केट या फिर अनअफोर्डेबल NCR मार्केट कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिससे कम से कम हमारी आवाज़ तो आगे तक जाए, ये वीडियो की रीच बढ़े, ये वीडियो आगे तक जाए और लोगों को लिटरली समझ में आए कि कोई है उनके लिए जो उनकी आवाज़ आगे तक उठाना चाहता है। वरना और रियल्टर्स की तरह मैं भी इस बबल का पार्ट बन के इसको और ज़्यादा बूस्ट कर सकता था। मेरे पास लिटरली ये भगवान की दया से ये कला है कि मैं प्रेजेंटेशन करना जानता हूँ, मुझे चीज़ें बेचनी आती है। मैं पिछले 10 से 12 सालों से सेल्स लाइन में ही हूँ और 10 साल से मैं सेल्स लाइन में हूँ। मैंने मल्टीपल बिजनेसेस करे हैं, कभी भी मैं लॉस में करके कोई भी बिज़नेस से एग्ज़िट मैंने नहीं लिया है। मैंने मल्टीपल बिज़नेस करे ही इसलिए हैं कि मैं चीज़ें सीख पाऊँ, मैं दुनिया देख पाऊँ, मैं चीज़ें जान पाऊँ, मैं अलग अलग चीज़ों का एक्सपीरियंस ले पाऊँ। मैं व्लॉगर बहुत पहले से था, बट मैंने कभी भी मैंने ट्रैवलिंग करी पूरे ऑल ओवर इंडिया में मैं सारी स्टेट्स घूम चुका हूँ। मैंने 2 साल, इवन ट्रैवलिंग तो मैंने 8-10 साल पहले से शुरू कर दी थी, बट 2 साल पूरे मैंने सिर्फ ट्रैवलिंग में दिया है। 365 के 365 दिन मीन्स 700 से प्लस डेज, 750 के आसपास डेज मैंने कंटिन्यूस ट्रैवलिंग करी है पूरे ऑल ओवर इंडिया में और डीपली करी है। कोई नेटवर्क नहीं, इधर उधर कुछ नहीं, किसी से बातचीत नहीं, सिर्फ लोगों को समझना, चीज़ों का एक्सपीरियंस लेना, दुनियादारी सीखना और नई चीज़ें इम्प्लीमेंट करना, इमोशंस जानना, लोगों के सेंटिमेंट्स जानना, मार्केट का सेंटिमेंट जानना, क्या अगला बंदा जो बोल रहा है वो क्यों बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, हर चीज़ को परखना। यही सीखा है मैंने इतने सालों में और यही चीज़ आपको दूरदर्शी बनाने में हेल्प करता है। तभी मुझे लिटरली ओवर प्राइस्ड लग रही हैं चीज़ें। मैंने खुद भी अपने आप को गुड़गांव मार्केट से काफ़ी महीनों तक दूर रखा, इसी इंतज़ार में कि चीज़ें शायद थोड़ी सी एक अफोर्डेबिलिटी के रेट में आए, बट ये चीज़ें बढ़ती ही जा रही हैं। इसी वजह से मैंने आज ये वीडियो बनाई कि मैं चाहता हूँ कि इस पर कोई तो आवाज़ उठे। और इवन मैं जानता हूँ कि बहुत से लोगों को ये चीज़ें समझ में आती है, इवन जो रियल्टर्स भी हैं उनको भी ये चीज़ें पता हैं, बट कोई एडमिट नहीं करना चाहता ऑन कैमरा। और जो लोग एडमिट कर रहे हैं वो अभी इतने कम अमाउंट में है। मेरे पास 800 से ज़्यादा डीलर्स चैनल पार्टनर हैं, चैनल पार्टनर नहीं कहूँगा मैं, भाई कहूँगा उन्हें। 800 से ज़्यादा फर्म्स मेरे साथ लाइंड अप हैं, मेरे कॉन्टैक्ट में हैं और इतने CPs किसी डेवलपर के पास नहीं होते हैं। आप लिटरली समझ रहे होंगे जो इस लाइन में 800 CP होने का मतलब क्या होता है, 800 लोगों से कनेक्शन होने का मतलब क्या होता है। एक फर्म से अगर मेरे पास 3-4 लोग भी हैं मान लीजिए, तो भी आप सोच सकते हैं कि फिर भी मेरे पास कितनी ज़्यादा फर्म्स के कनेक्शंस हैं। तो मुझे पता है, मैं बहुतों के साथ उठता बैठता हूँ। मैं हर एक इंडस्ट्री के बहुत ही बड़े बड़े प्लेयर के साथ भी बैठता हूँ, चाहे वो आप कोई भी फील्ड ले लीजिए। तो मुझे पता है क्या चल रहा है मार्केट में, क्या सही है क्या गलत है, मुझे थोड़ा बहुत आइडिया रहता है। मेरी एज अभी बहुत कम है, मैं काफ़ी बड़े बड़े रियल्टर से अभी एज में और एक्सपीरियंस में काफ़ी छोटा हूँ। वो चीज़ मैं आगे गेन कर लूँगा, मुझे पता है। बट जो चीज़ सही है वो चीज़ बोलने के लिए मुझे एज मैटर नहीं करती मेरी। अगर मुझे कुछ लगता है कि सही है, मुझे कुछ लगता है कि वो गलत है, तो मैं वो खुल के बोलता हूँ। तो रियल एस्टेट मार्केट का तो पता नहीं, अभी मैं लिटरली छोटा हूँ, एज में और एक्सपीरियंस में काफ़ी छोटा हूँ। अभी तो बहुत एक्सपीरियंस लेना है। अभी मैंने पिछले 5 से 6 सालों में 200 से ज़्यादा प्रोजेक्ट पे सिर्फ काम किया है, सिर्फ 200 से ज़्यादा। तो अभी तो शायद ये 2000 भी हम क्रॉस करेंगे और शायद आगे चल के हम 20,000 भी शायद क्रॉस कर दें, अगर मैं इसी लाइन में
आगे बढ़ता रहा। और सपना तो मैं देखता हूँ बड़ा ही, तो अगर रियल एस्टेट में रहे तो पैन इंडिया भी हम काम करेंगे, हमारी टीम काम करेगी, बहुत बड़ा चैनल है हमारा। बट जो चीज़ मुझे सही नहीं लगती वो चीज़ मैं सही नहीं बोलूँगा। तो जो मुझे जानते हैं, जो मुझे मानते हैं, उन्हें पता है कि मैं रिस्पेक्टफुल बहुत हूँ। मैं बहुत ही तहजीब से किसी को अगर मुझे गलत भी बताना होता है तो मैं बहुत ही रिस्पेक्टफुली उस चीज़ को सामने रखता हूँ। बट अपनी इज़्ज़त, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मैं बहुत ही ज़्यादा ऊपर रखता हूँ। तो कुछ ऐसा आप कोशिश करें ना लिखे कि आप ब्लॉक हो जाएं। बाकी आप सबको बेस्ट ऑफ लक जो इस रियल एस्टेट लाइन के हैं। मैं चाहूँगा कि आप सभी ग्रो करें। मैं मेरा बिज़नेस मॉडल भी लिटरली ऐसा ही है कि मैं सबका सपोर्ट इस तरह से लेता हूँ कि मैं खुद से ज़्यादा सामने वाले की सोचता हूँ। जिन्होंने मेरे साथ काम किया है वो ये बात जानते हैं कि मैं लिटरली अपनी टीम से ज़्यादा एफ़र्ट उनकी टीम को भी ग्रो करने में लगा देता हूँ, शुरुआती फेज़ में तो कम से कम, कि उनको भी वैल्यू मिले। मुझे पैसा लिटरली मैटर नहीं करता, पैसे की ना मुझे लालच है ना मुझे कमी है, तो पैसे में बिकने वाला बंदा भी नहीं हूँ मैं। मुझे मैटर करता है सही और गलत, मुझे मैटर करता है मेरे लोग, मुझे मैटर करता है जिस भी लाइन में, जिस भी इंडस्ट्री में मैं हूँ, मैं उस इंडस्ट्री को भी वैल्यू दूँ, मैं अपने नेटवर्क को भी वैल्यू दूँ, और मैं अपने कस्टमर्स जो मेरे अपने लोग हैं, मैं कस्टमर को कभी भी कस्टमर की तरह ट्रीट नहीं करता। मैं हर किसी से एक पर्सनल टच रखता हूँ, मैं हर किसी को एक अच्छी गाइडेंस देता हूँ। मेरे पास ऐसे हज़ारों कॉल्स आ जाती हैं जिसमें लोग कोई एक XYZ कंडीशन में पूछते हैं कि मैं अभी यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं अभी इस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या मैं करूँ। मैं लिटरली, मेरे पास वो प्रोडक्ट होते हुए भी, मेरे पास उसकी बेस्ट से बेस्ट स्लैब की प्राइसिंग होते हुए भी मैं उन्हें सामने से मना कर देता हूँ कि जी अभी ओवरवैल्यूड है, अभी मत इन्वेस्ट करो। और जो लोग मुझे कॉल करते हैं एज अ कस्टमर, वो ये बात जानते हैं कि अगर मुझे कोई चीज़ सही नहीं लगती तो मैं लालच में आके उनको बेचने में नहीं लग जाता हूँ। मैं सामने से मना कर देता हूँ कि अभी 2-3 महीने रुको, अभी चीज़ें ठंडी होने दो, अभी ओवर प्राइस्ड हुई हैं चीज़ें, अभी रुक जाओ। ऐसा बहुत बार किया है मैंने, और मेरी जगह कोई और होता तो वो बेच के अपना फ़ायदा देखते हुए निकल जाता। बट ये लिटरली प्रूव है मेरे पास और मेरे लोगों के पास भी कि मैं उन्हें एक सही एडवाइस ही देता हूँ हमेशा। और मुझे जहाँ पे लगता है कि अभी उनके लिए इन्वेस्ट करना ठीक नहीं है तो मैं अपनी सोच के कभी भी कोई भी सेल नहीं करता हूँ। मेरे लिए मैटर करता है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, कि अगले वो 5 साल में, 2 साल में, 3 साल में अगर मेरे पास आता है तो वो हमेशा इस चीज़ को याद रखे कि आकाश पांडे ने उसे कभी भी गलत एडवाइस नहीं दी, और उसको जो एडवाइस दी उसका उसे बहुत अच्छा खासा बेनिफिट हुआ है। सो दिमाग और लिंक इतने हैं कि हम रातों रात भी बहुत अच्छा खासा सेटअप बना सकते हैं किसी भी चीज़ में। बट होड़ नहीं करनी हमें धीरे धीरे ग्रो करना है, और हमें वैल्यू देनी है समाज में, हमें कर्म कमाने हैं, हमें पैसा नहीं चाहिए। पैसा भगवान की दया से है भी और आ भी जाता है, उसकी कोई भी कमी नहीं है। कमी मुझे हमेशा लगती है कि मैंने पुण्य कितने किए और अभी आज की डेट में मैंने क्या किया, किसका भला किया, कहाँ से मैंने दुआ कमाई, मुझे वही चाहिए। मैं लिटरली पैसों के पीछे नहीं भागता। मेरे को बहुत लोगों ने इन चीज़ों में जज किया है। मैं लिटरली, मुझे अगर कोई ये भी लगता है मेरे को ये बंदा ठीक नहीं लग रहा, मैं रातों रात उसका साथ छोड़ता हूँ। ये बहुत जगह एग्जाम्पल बने हुए हैं। तो मेरे लिए सही इंसान सबसे पहले मैटर करता है, और मेरे लिए लिटरली सिर्फ़ और सिर्फ कर्मा ही मैटर करता है। और देखो, कर्म सही होंगे और आप अगर सही राह पे चल रहे होगे ना तो मुसीबतें आती हैं। मेरी लाइफ में भी बहुत कुछ आई, मैंने भी बहुत कुछ फेस किया। बट आप जब सही राह पे होते हो ना, और आप अपने गॉड को मानते हो, आप चाहे वो भगवान को मानो, चाहे आप क्रिश्चियन हो तो आप जीसस को मानो, आप मुस्लिम हो तो आप अल्लाह को मानो, आप किसी भी धर्म से हो आप वाहेगुरु को मानो। हर धर्म एक बात सिखाता है कि सही कर्म करो, सही फल मिलेगा। कर्म भूमि है, जो करोगे वही मिलेगा। तो मेरा पूरा फोकस रहता है कि मैं किसी का जानबूझ के दिल ना दुखाऊं, मेरी तरफ से किसी का दिल ना दुखे, मैं अच्छा दूं, मेरे पास अच्छा अपने आप आ जाता है। और जब भी आप बहुत ज़्यादा अच्छा करने निकलते हो तो आपके साथ कई बार बहुत कुछ बुरा होता है, बट एट द एंड रिज़ल्ट हमेशा आपको अपलिफ्ट ही करेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 12 से 15 सालों का। मैं हमेशा अपलिफ्ट ही हुआ हूँ और बहुत अच्छी तरह अपलिफ्ट हुआ हूँ। तो एक अरसे बाद इस चैनल पे एक व्लॉग टाइप वीडियो आई है। मैं शुरुआत में इसमें व्लॉग ही बनाया करता था, बट 2-3 महीने में मैंने बंद कर दिए थे। फिर उसके बाद मैंने इसमें बिजनेस प्रमोशन चालू किए, उसके बाद फिर रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आना चालू हुआ।
उसके बाद फिर रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आया मैं 2020 में। और आते ही भगवान ने ऐसा साथ दिया कि लिटरली बहुत अच्छा साथ दिया। मैं नंबर्स नहीं बताऊंगा बट बहुत अच्छा साथ दिया। और भगवान का साथ हमेशा ही रहा है मेरे साथ। मेरे को चैलेंजेस आते हैं बट वो सिखाने के लिए आते हैं, और मैं भगवान में बहुत ज़्यादा ही मानता हूँ। मेरे साथ अगर कुछ बुरा भी होता है ना तो मैं सोचता हूँ यार इसमें क्या अच्छा है, मैं क्या ढूंढूँ, और मैं उससे सीख लेता हूँ। इवन मैं उसके बाद उस चीज़ को एनालाइज़ करता हूँ कि नहीं, लिटरली जो मैं गलत सोच रहा था वो मेरी भलाई के लिए था, और इवन मैं उससे आज बहुत सही जगह पे हूँ। अगर मैंने उस चीज़ को उस लाइन पे नहीं छोड़ा होता, या फिर उस जगह को नहीं छोड़ा होता, तो मैं आज इतनी ऊपर नहीं पहुँचता। तो हमेशा ये सोचो कि जो हो रहा है आपके लिए अच्छे के लिए ही हो रहा है, और सही चीज़ पे आवाज़ उठाते रहो, सही चीज़ के साथ रहो, आप कभी भी मात नहीं खाओगे। कर्मा पहले रखो, कलयुग है ये। आपको भ्रम होगा, आपको इल्यूज़न होगा कि गलत लोग, गलत चीज़ बहुत जल्दी फ्रूट दे रही है, सही इंसान सही चीज़ फ्रूट नहीं दे रही है। बट मैं एग्ज़ाम्पल सेट करूँगा आने वाले टाइम में, मैं लिटरली ये वर्ड दे सकता हूँ, मैं ये एग्ज़ाम्पल सेट कर दूँगा कि सही चीज़, सही इंसान बहुत ज़्यादा ऊपर पहुँचने का दम रखता है, और बहुत ही स्टेबिलिटी के साथ वो ऊपर जाने का दम रखता है। ये आप मेरे वर्ड्स आज नोट कर लीजिए। और ये मेरा कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, और लिटरली मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस भगवान की कृपा से आया है। बस उनके साथ से, महादेव के आशीर्वाद से चीज़ें चल रही हैं, और भगवान की दया से बहुत सही चल रही हैं। बस आपके लिए, आपकी सेवा में हम लगे हुए हैं। और जनरली क्या 100% टाइम पिछले 2 से 2.5 सालों में यही हो रहा है कि मैं क्लाइंट्स के साथ नहीं बैठ पाता हूँ। उसका रीज़न ही यही है कि मैं मल्टीपल शूट्स पे रहता हूँ, मैं मल्टीपल डेवलपर मीटिंग्स पे रहता हूँ। मेरे कई काम हैं रियल एस्टेट के अलावा भी, जिनको मुझे देखना होता है, अभी मैनेज करना है, अभी काफ़ी चीज़ें करनी है लोगों के लिए ही, सोसाइटी के लिए ही, जिसके लिए पहले खुद स्टेबल और एक बहुत अच्छे पेस पे जाना बहुत ज़रूरी है। तो उन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है, दिनों रात मेहनत हो रही है। इस वजह से मैं क्लाइंट हैंडलिंग नहीं कर पाता हूँ, और इवन मेरे पास इतने क्लाइंट्स आते हैं कि मैं उन्हें हैंडल नहीं कर सकता। इवन मैं हर जगह भी टीम बैठा दूंगा तो भी मैं हैंडल नहीं कर सकता। सो इसके लिए हमारी कोलैबोरेटिव टीम भी है, आप भी उसका पार्ट बन सकते हैं। उसके लिए आप दिए गए नंबर पर हमें कॉल या व्हाट्सएप करके इंक्वायरी ले सकते हैं। बाकी कोलैबोरेशंस मैं तभी करता हूँ, तभी टिकती भी है, जब मुझे सामने वाला लगता है कि मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ, ये इंसान सही कर रहा है समाज में। अगर मैं उस पर ट्रस्ट भी कर सकता हूँ, बट फिर भी अगर वो मुझे दिखता है कि हाँ कुछ XYZ वो गलत कर रहा है, वो सिर्फ अपना फ़ायदा सोच रहा है, वो कस्टमर का फ़ायदा या कस्टमर का फेथ के साथ खेल रहा है, तो मैं लिटरली साथ छोड़ देता हूँ। तो अगर आप मुझसे जुड़ने आएँ या आप मुझसे जुड़े हुए हैं, तो आप ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमें गलत नहीं करना है, हमें गलत पैसा चाहिए ही नहीं। भगवान की दया से आप अगर साथ हो मेरे, हम कर लेंगे, बहुत ही कुछ बड़ा ही कर लेंगे। तो व्यूअर्स, इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं ख़त्म, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।